अब तक हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका कार्यकाल। तो तुगलक वंश का जो काल रहा है वो रहा है 1320 से लेकर और 1440 ईस्वी तक। इसके अलावा तुगलक वंश में जितने भी शासक हुए हैं उन सभी के नाम मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शासक हैं जिन्होंने इतिहास में कुछ ऐसा कार्य किया है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें संस्थापक के बारे में तो संस्थापक थे इसके गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद इनके बेटे, मैं कहूं इनके पुत्र बैठे गद्दी पर, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इन्हीं के एक चचेरे भाई जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ये थे इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। अगर मैं बात करूं तो रज्जब जो थे गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे और ये रज्जब के ही पुत्र थे। इस प्रकार से ये इनके चचेरे भाई हुए। इसके अलावा अगर बात करी जाए फिरोज शाह तुगलक के बाद तो अंतिम शासक बचे हमारे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद फिरोज शाह तुगलक के बाद डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठे थे, उनके बीच में कुछ शासक आए थे लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कार्य नहीं किए जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बात करेंगे केवल नासिरुद्दीन महमूद की। अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार से है तो मैं यहां लिख चुका हूं। जैसे फिरोज शाह तुगलक के एक और पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद खां और मोहम्मद खां के पुत्र थे नासिरुद्दीन महमूद, यानी कि मैं कह सकता हूं कि फिरोज शाह तुगलक के पोते थे नासिरुद्दीन महमूद। तो ये था इनका छोटा सा परिचय। अब हम शुरू करेंगे गयासुद्दीन तुगलक से और चलेंगे धीरे धीरे नासिरुद्दीन महमूद तक। तो शुरू करते हैं अब हम गयासुद्दीन तुगलक से। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो जिनका काल रहा है वो रहा है 1320 से लेकर और 1325 ईस्वी तक। जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठे उस समय खजाना पूरी तरीके से लगभग खाली सा हो चुका था। अब सबसे पहले इनके सामने एक मुश्किल ये थी कि खजाना खाली है, सरकारी खजाना खाली है, उसको भरना है। दूसरी इनके सामने मुश्किल ये थी कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां के सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो जब इन्होंने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित किया तो सभी सूबेदारों ने और दिल्ली की जनता ने सबने मिलकर इनको अपना अगला शासक घोषित किया। और इसी कारण यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये पहले शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के जो सर्वसम्मति से अगले शासक नियुक्त किए गए। अगली चीज जो यहां से बनती है वो ये है कि ये संस्थापक हैं तुगलक वंश के। यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलक वंश के संस्थापक निम्न में से कौन है। इसके अलावा इन्होंने जो उपाधि धारण करी वो गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी मतलब काफिरों का घातक। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना से पहले जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो कहां के सूबेदार थे। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के समय उलूम खां के साथ यानी अपने छोटे भाई के साथ इनको भेजा था और उसके बाद इनको दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो इससे पहले थे ये दीपालपुर के सूबेदार। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट काम इन्होंने करे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स इन्होंने करे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले निर्माण इनके द्वारा किया गया नहरों का। सबसे पहले नहरें जो बनवाई गई वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाई गई। क्यों? क्योंकि खजाना खाली हो चुका था और ये अच्छी तरह समझते थे कि अगर फसल नहीं होगी तो कर नहीं आएगा और कर नहीं आएगा तो खजाना खाली रहेगा। तो इन्होंने इस बात को सोचते हुए देखते हुए इन्होंने सबसे पहले नहरों का निर्माण शुरू कराया ताकि खजाने में कुछ कोष कुछ धन इकट्ठा हो सके। इसके अलावा जो भी नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने धन को बांट दिया था जनता में, इन्होंने वो सबके सब धन को एक फतवा जारी कर दिया कि भाई आप जो है ये धन सरकारी है, इसको आप वापिस करिए। और इसी बीच इनकी कुछ कहा सुनी हुई थी शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ, वो भी अभी बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्या है। तो अगला है प्रथम अभियान। इनका जो प्रथम सैन्य अभियान था वो तेलंगाना के विरुद्ध था। जैसे मैंने आपको बताया कि दक्षिण में इस समय प्रताप रुद्र देव थे जिन्होंने इनको खराज देना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर था दिल्ली से और जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक थे तो वहां तक वो उनकी पावर नहीं थी कि उनसे वो खराज वसूल कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी भोग विलास में लिप्त थे। तो जब इस चीज को तुगलक ने देखा तो सबसे पहला अभियान क्या करा, तेलंगाना के विरुद्ध करा ताकि प्रताप रुद्रदेव इनको कुछ खराज देना शुरू करें। इसके अलावा ये दक्षिण राज्य को मिलाने वाले पहले शासक बने। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाले या विजित करने वाले प्रथम शासक हुए थे, लेकिन इन्होंने दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना दिया था। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जीता उन्होंने लेकिन राज्यों में इन्होंने मिलाया, उन्होंने राज्यों में नहीं मिलाया था।
ठीक, अगला क्या था? अगला ये है कि यातायात व डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित किया। इन्होंने देखा कि अगर यातायात और डाक प्रणाली सुचारू रूप से चलेगी तो शासन प्रणाली को उसी प्रकार से बहुत ही अच्छी ढंग से चलाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या काम करा, यातायात और डाक प्रणाली को बहुत ही अच्छी तरह से विकसित कर दिया। या मैं अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी बन सकता है कि यातायात प्रणाली या डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय किस शासक को प्राप्त है? तो आपका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अभी मैंने जैसा अभी आपको बताया थोड़ा मैंने कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में, तो निजामुद्दीन औलिया को नासरुद्दीन खुसरो शाह ने लगभग 5 लाख टंका दिए थे। और नासरुद्दीन खुसरो शाह ने जो 5 लाख टंका दिए थे निजामुद्दीन औलिया को, तो निजामुद्दीन औलिया ने वो जनता में ही बांट दिए थे। और जब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई जो मैंने आपको, जो नासरुद्दीन खुसरो शाह ने आपको पेमेंट दिया है, 5 लाख टंका दिए हैं, वो आप वापिस कीजिए क्योंकि वो सरकारी खजाना है। लेकिन औलिया साहब ने क्या कहा, औलिया साहब ने कहा कि ये तो जनता के पैसे थे और मैंने जनता में बांट दिए, मेरे पास कुछ नहीं है अब देने के लिए। तो वहां से कुछ मनमुटाव होना शुरू हो गया था। उसके बाद अगर हम इनके अंतिम अभियान की बात करें तो इनका जो अंतिम अभियान था, लास्ट अभियान जो था, वो था बंगाल के विरुद्ध। बंगाल के विरुद्ध इनका अंतिम अभियान था। और इस बंगाल के अभियान के बाद ये लौट रहे थे वापस दिल्ली में। तो दिल्ली में एक जगह है, मैं थोड़ा सा यहां रब कर दूं। दिल्ली में एक स्थान है जिसका नाम, दिल्ली से दूर है थोड़ा सा, अफगानपुर। ये दिल्ली से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। और अफगानपुर में इन्होंने अपना डेरा जमाया और अपना एक सैनिक भेजा शेख निजामुद्दीन औलिया के पास कि आप जाके औलिया साहब से कहिए कि भाई जो तुगलक साहब हैं, जो गाजी साहब हैं, वो दिल्ली में आ चुके हैं और उनके आने से पहले या तो उनको पेमेंट दे दी जाए 5 लाख टंका की, और या वो शहर छोड़कर चले जाएं। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी हुजूर अभी दिल्ली दूर है, आप पहले दिल्ली आ तो जाइए। और वही हुआ कि इनकी मृत्यु अफगानपुर में ही हो गई। बताया जाता है कि जब बंगाल को विजिट करने के बाद अफगानपुर में गाजी तुगलक पहुंचे तो वहां पर एक लकड़ी का महल बनवाया गया था इनके स्वागत के लिए, रहने के लिए। और उसके बाद हाथियों का डांस देखा जा रहा था, हाथियों का नृत्य देखा जा रहा था। तो हाथियों की पैर की धमक से वो लकड़ी का महल ढह गया जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर भी इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि यह मोहम्मद बिन तुगलक की षड्यंत्र था कि जिससे कि उनके पिता की मृत्यु हो जाए और वो अगले शासक बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था। हो सकता है ये निजामुद्दीन औलिया साहब ने जो कहा था कि आप दिल्ली आ तो जाइए पहले, और उन्होंने जब ऐसा कहा उस सैनिक से, उसके बाद वो अपनी मां की कब्र पे गए थे और वहां पर ही वो थोड़ी देर रुके थे। तो कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि हो सकता है कुछ कुदरती आपदा इस प्रकार से आई हो औलिया साहब के थ्रू कि जिससे उनकी मृत्यु अफगानपुर में ही हो गई। तो इस प्रकार से अंत हुआ था गयासुद्दीन तुगलक का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते थे वो मैंने आपको सभी के सभी यहां बता दिए हैं। और अगले बार हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, जो तुगलक वंश के सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं, सबसे ज्यादा काम उन्होंने करे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तुगलक वंश से तो पूछे जाते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक से। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।